और ये 1-to-1 सेशन के लिए श्री बाबूलाल मरांडी जी को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूं। Our first Chief Minister of Jharkhand and State President BJP. I would also request Srimati Baby Chatterjee, the Director News 11 Bharat, to please be on the stage and honor a respected dignitary with the flower bouquet and the memento. आइए आप आ जाइए। क्या हाल है बाबूलाल जी? ये एक दृश्य है, अभी 1-to-1 शुरू होगा, देखना कैसे बारिश पे बारिश होगी क्वेश्चन की, और यहां पर बिल्कुल गले मिल रहे हैं। और मुझे लगता है कनेक्शन ऐसा ही होना चाहिए। Now I would hand over the session to Shri Kumar Rajesh ji. थैंक यू सो मच शीरीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सुबह से मैं बार बार न्यूज़ 11 के 14वें जन्मदिन के सुअवसर पर धन्यवाद दे रहा हूं कि बहुत पुराने बिछड़े हुए साथियों भाइयों से मिलवाते जा रहे हैं चैनल वाले। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बाबूलाल मरांडी जी, आपका स्वागत है। ये सब जानते हैं, तो शुरू करें बातचीत एकदम टनाटन, खाली मुंह के पास थोड़ा रख लेंगे बस। ये तो हम सब जानते हैं कि बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं, वी ऑल नो इट। अब मैं जानना चाहता हूं, बाकी पार्टी का जिम्मा होता है, वो जिसको जो दायित्व देता है उस दायित्व को हम लोग निभाते हैं। हमें खबर लेकिन भीतर खाने से है कि भले ही वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिखलाया जाए, हो सकता है यहां भी नहीं हो, लेकिन फिर मेरा सौभाग्य होगा। अच्छा हाँ, ये एक और बात बताता हूं, जो विश्वास की बात होती है पत्रकार और शेयर कर दूं आपस की, जो हमारी कॉन्फिडेंस वाली बात है। 15 नवंबर 2000 को राज्य बना था, शपथ लिया था इन्होंने। आप विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास की बात हम दोनों के बीच की है। उस समय ये मंत्री थे, 1 महीना पहले या 10-15 दिन पहले बतौर मुख्यमंत्री इनका मैं इंटरव्यू ले चुका था। और जैसे ही शपथ लिया बाबूलाल मरांडी जी ने, वहां दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुआ, लेकिन मैंने ईमानदारी निभाई थी। तो अब झारखंड की जनता के लिए एक विश्वास आप बताइए कि अगर मैं, फिर वो ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब विनम्रता से आपने कहा जो पार्टी कहेगी वो आप करेंगे, अगर आप झारखंड के मुख्यमंत्री हुए तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी अगले 5 साल 10 साल के लिए? देखिए, अगर और मगर का कोई उत्तर नहीं होता है, अगर और मगर का कोई उत्तर नहीं होता है। मैंने कहा कि हम तो पार्टी के कार्यकर्ता। अच्छा ठीक है, मैं प्रश्न को दूसरे और पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो हम सब लोग देखते हैं इस राज्य की जो हालत है उसको ठीक करना, चाहे कानून की व्यवस्था हो, चाहे करप्शन हो या डेवलपमेंट का वर्क हो, तो इसको हम सब लोग रोज प्रत्येक दिन जनता के बीच जाते हैं, जनता के कहते हैं कि भाई राज्य की ये हालत है, इसको हमें दूर करना है, इसको हमें ठीक करना है। और जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो जिसकी आज हम बोल रहे हैं उस काम को हम सब लोग उस समय पूरा करेंगे। तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता विनम्रता पूर्वक आप बता रहे हैं, जो सेवा का अवसर दिया जाए आप कह रहे हैं आप करेंगे। तो अब एक स्पष्ट सीधी बात पूछूं हुजूर, आपकी अनुमति से? नहीं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं भी सीधी बात ही बोलता हूँ, मैं टेढ़ा बेड़ा नहीं बोलता हूँ। बहुत बढ़िया। तो इसीलिए पूछ रहा हूं कि साल 2006 में जनता वो जेवीएम बना के झारखंड विकास मंच जो प्रगतिशील था, क्या एक भूल थी? अब आप मानेंगे? नहीं, मैंने तो बार बार कहा कि कभी कभी तो घर छोड़ करके भी परिवार से कोई बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, अनुभव प्राप्त करने के लिए।
और फिर घूम फिर करके वापस चले आते हैं। उसमें कहीं कोई तो नहीं मतलब नए लगता है विषय कोई है नहीं उसमें से। नहीं लगता नहीं कि अगर नहीं जाते तो ज्यादा अच्छा रहता? हाँ, अगर नहीं जाते बीजेपी छोड़ के तो ज्यादा अच्छा रहता? नहीं, ज्यादा और कम की कोई विषय नहीं है। विषय मैंने कहा कि आदमी अपना अनुभव प्राप्त करने के लिए भी कभी कभी बाहर जाते हैं और बाहर जा करके बहुत सारी चीजें अनुभव भी प्राप्त करते हैं, फिर अपने घर को वापस चले आते हैं। तो घर वापसी हो गई बाबूलाल मरांडी जी की अभी बस साल भर के भीतर ही। तो अब यहाँ एक आपके पहले हम सरयू राय जी से भी बात कर रहे थे, तो एक समानता जो है जो मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ कि ये एक आदिवासी समुदाय थे, गांव से आए हुए हैं, लेकिन पढ़े लिखे थे, अपने बलबूते पर इन्होंने गिरिडीह में पढ़ाई की, फिर रांची पहुंचे, उसमें जियोग्राफी में एमए किया। नहीं, एमए नहीं किया, अधूरा छूट गया। अधूरा, लेकिन प्रयास किया। क्यों प्रयास। अधूरा छूटा? अच्छा, उसके बाद प्राथमिक विद्यालय में यानी प्राइमरी स्कूल में एक साल पढ़ाया भी शिक्षक के तौर पे आपने, लेकिन उस दिशा में क्यों आगे नहीं बढ़े आगे डिग्री? वो ये कि दिल में इनका वो जनजातियों के बीच काम करने का जो आरएसएस की विश्व हिंदू परिषद यानी संघ परिवार से जुड़ाव आपका हो गया। तो वो सवाल जानना चाह रहा हूं कि कैसे वो हुआ जुड़ाव संघ परिवार से, और क्या वो संघ परिवार से जो जुड़ाव है वो आपकी राजनीतिक यात्रा में उपयोगी साबित हुआ? देखिए, जुड़ाव तो बहुत पुराना रहा है कि जब हाई स्कूल में पढ़ते थे जी, उस वक्त ही संघ की शाखा से थोड़ा जुड़ाव हो गया था, आना जाना, लोगों से मिलना जुलना। फिर जब कॉलेज में आए तो उस समय काफ़ी जुड़ाव हो गया, और फिर उस सब वक्त राम मंदिर का आंदोलन भी काफ़ी तेजी पर था, तो फिर उससे हम जुड़ते चले गए और इतना जुड़ते चले गए। और उसका मैं एक उदाहरण कहता हूँ लोगों से कि संघ के प्रांत के प्रचारक हुआ करते थे उस वक्त ओम प्रकाश गर्ग जी थे। जी जी। तो एक दिन ऐसे ही बैठ करके हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो सबों से परिचय ले रहे थे, तो मैंने बताया कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि किस ईयर में पढ़ रहे हो? तो मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा कि भाई पढ़ लिख करके करना क्या है? तो मैंने जो सामान्य उत्तर दिया, पढ़ लिख करके नौकरी करेंगे। तो फिर उन्होंने नौकरी क्यों करोगे? तो फिर ना कहा, हमने कहा कि भाई पैसा परिवारों के भरण पोषण के लिए। तो फिर बहुत कई एक गिरिडीह में जो पैसे वाले लोग हैं वो लोग उतना पढ़े लिखे भी नहीं थे उस जमाने में, तो उन लोगों का नाम बताया हमको। बोला कि इनको आप जानते हैं? हम मैं जानता हूँ। पूछा कितना पढ़े लिखे हैं? हम लोग हम नहीं जानते हैं। तो बोला कि तो मिडिल पास ही है, लेकिन इतना पैसा कमा लिया। तो इतना पैसा कमा करके इतना पढ़ाई लिखाई और उसके लिए फिर इतना ही पैसा कमाना क्या मतलब है? तो फिर उस समय स्वतंत्रता सेनानियों का नाम उन्होंने हमें गिनाया, सिद्धो कान्हू से लेकर के बिरसा मुंडा, भगत सिंह, बाकी सबका। अलग झारखंड के तो उन्होंने कहा कि भाई इन लोगों ने तो कोई यूनिवर्सिटी में डिग्री प्राप्त नहीं की थी, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इन लोगों ने देश के लिए काम किया तो आज दुनिया उनको याद करती है। और मुझे ये बात बहुत अंदर तक जिसको बोलते हैं कि बैठ गया, मुझे लगा कि नहीं समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो और उसके बाद ही मैं प्रेरित होकर के फिर क्या बात काम के लिए निकला। ये शायद सन 1983 की बात है? नहीं, उससे पहले की बात। अच्छा, वो हाई स्कूल की बात आप कह रहे हैं? नहीं, कॉलेज में जब आए थे 78-9 में आए थे, उस समय 80 वगैरह की बातें हैं ये। जी जी जी। तो लेकिन एक बल्कि अभी अभी मेरे दिमाग में बात आ गई, आप लोग जुड़े रहे, अलग झारखंड के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन उस समय जब आप अध्यक्ष बने थे भाजपा के वो इसी यात्रा से, तो आप झारखंड भाजपा के अध्यक्ष नहीं थे, आप वनांचल भाजपा के अध्यक्ष थे। हाँ, बिल्कुल। तो क्या ऐसा कभी नहीं लगा कि जब आप लोगों का भाजपा का नाम था अलग झारखंड राज्य का वनांचल, तो कभी भाजपा अगर पूरी तरह सत्ता में आई, जैसे भी 5 साल थे आप लोग लगातार, इनकी रघुवर दास जी की सरकार थी, पहली वाली सरकार में भी आप अर्जुन मुंडा थे, कि भाई वनांचल नाम हो जाए? नहीं, मैं पहली बात तो आपको बता दूं, जब आपको ध्यान में होगा कि 1998 में जब वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उस मंत्रिमंडल में हम भी थे। पहली दफा मंत्रिमंडल में हम थे, स्टेट मिनिस्टर थे, आपसे कई एक दफा मुलाकात की है दिल्ली में। जी जी। और उस वक्त जब पहली दफा बिल लेकर के सरकार आई थी वो वनांचल के नाम से ही था। अच्छा, इसीलिए वनांचल? हाँ, वनांचल के नाम से ही था बिल।
उसके बाद फिर जब 99 में सरकार चली गई 13 महीना के बाद, और फिर से जब चुनाव हुआ, फिर 99 में जब सरकार बनी, तब फिर हम मंत्रिमंडल में मंत्री हम बने, शामिल हुए, और तब हमने अटल जी और आडवाणी जी से, आडवाणी जी तो अभी भी है, तो हमने दोनों को मिल करके कहा कि हमने कहा कि देखिए मास वहाँ के लोग झारखंड के नाम से लोग जानते हैं, और लोकतंत्र में सरकार तो आती ही जाती रहती है। अगर आज हम वनांचल करेंगे, कल कोई और सरकार बनेगी तो झारखंड करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम लोग को अपना जीत छोड़ देनी चाहिए और झारखंड नाम के ही हमें बिल ले आना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है, अटल जी आडवाणी जी दोनों ने ही उसका कोई भी अपोज नहीं किया, और दोबारा जब बिल आया 2000 में, तो झारखंड मैंने बिहार पुनर्गठन विधेयक जो आया दोबारा, तो उसमें से झारखंड नाम से आया। वाह। तो अंग्रेजी में कहावत है, देखिए तालियों की गड़गड़ाहट से आपके इस बात का साधुवाद हो रहा है कि दोज हु फॉरगेट हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट, यानी इतिहास से लोगों को सीखना चाहिए। तो शायद ये हम आज दिन भर ये नेशनल कॉन्क्लेव चल रहा है न्यूज 11 का, तो कुछ सार्थक बातें निकल के आ रही हैं, शायद हमारे दर्शकों को कुछ नई बात भी पता लग रही हो। तो एक नई बात ये कि बीजेपी ने वनांचल का मुद्दा बाबूलाल मरांडी जी के आग्रह पर आडवाणी जी और अटल जी के सहमति से छोड़ा, और तब से सहमति बनी कि झारखंड ही नाम रहेगा। हाँ बिल्कुल। बहुत। तो अब जरा एक सवाल सीधा करें कि 23 साल हो गए हैं, पहले मुख्यमंत्री हमारे साथ बैठे हुए हैं, हो सकता है कि अगले भी मैं नहीं बोलूंगा। तो ये 23 साल का जो कालखंड है, इसको अब मैं पार्टी से अलग बात कर रहा हूं, झारखंड के कालखंड को, अलग झारखंड राज्य को, कितने संतुष्ट हैं इसकी प्रगति से, कितने असंतुष्ट हैं, और आगे क्या देखते हैं 10 साल बाद झारखंड को? नहीं, आपने क्या कहा, अरे थोड़े से 23 साल का वक्त गुजरा है, नवंबर 2000 से लेकर नवंबर 2023, तो 23 साल में झारखंड की प्रगति से, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, आपकी सरकार रही, मधु कोड़ा जी रहे, कांग्रेस रहे, अभी हेमंत सोरेन जी 4 साल से हैं, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन 23 साल से झारखंड ने कितनी प्रगति की है बाबूलाल मरांडी के हिसाब से, या क्या? नहीं, आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा कि मैं झारखंड के परिपेश में नहीं, बल्कि मैं देश के परिपेश में भी बात करना चाहूंगा इस पर। फिलहाल तो झारखंड वाले नहीं, मैं झारखंड, उसमें झारखंड भी शामिल है। मैं इस बात को बार बार लोगों से कहता हूँ, क्योंकि हम भी गांव से आते हैं, पता नहीं हमारे गांव गए नहीं होंगे, तो कभी मौका मिले तो जरूर चलना। तो मैं याद करता हूं कि जब बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, प्रदेश में भी और देश में भी, तो मैं कहूंगा कि गांव तक आने जाने की बिल्कुल सड़कें नहीं थी। मैं लोगों को एक कहानी बताता हूं कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो रोते रोते अपने पिताजी से मैंने एक साइकिल खरीदवाया, और बेचारे पिताजी कोई नौकरी तो नहीं करते थे, धान बेच करके साइकिल खरीदी है। तो हाई स्कूल जाते थे, हाई स्कूल हमारा गांव से 6 किलोमीटर की दूर था, तो आधे रास्ते हम साइकिल पर चढ़ते थे, आधे रास्ते साइकिल हमारे ऊपर सवारी करती थी। मैंने ये हालत थी गांव के। सड़क इतनी खराब थी? इतनी खराब सड़क थी ही नहीं, खेत की पगडंडी से जाते थे, आते थे, तो लगता था कि पता नहीं कभी सड़कें बनेगी कि नहीं बनेगी। लेकिन देश में अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, झारखंड में भी सरकार बनी, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, और आज मैं कह सकता हूं अगर वो काम आगे बढ़ा, ऐसा नहीं है कि हमारे बाद अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने, और शिबू सोरेन भी मुख्यमंत्री बने, मधु कोड़ा भी मुख्यमंत्री बने। तो मैं इसलिए उन्हें उल्लेख कर रहा हूं कि बहुत कम समय के लिए, पूरा कालखंड 23 साल का देख रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं। और उसके बाद जो विकास का रफ्तार प्रारंभ हुआ, आज मैं कह सकता हूं कि झारखंड के, हमें लगता है कि आप 90% गांव में आप गाड़ी से पहुंच सकते हो, नदी नाला आपके लिए बाधक नहीं बनेगी। तो ये तो हुआ। पहले गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी, बिजली के लगता था कि पता नहीं हमारे गांव तक बिजली होगा कि नहीं। हम सारे लोग कहीं भी जाते थे तो लोग मिट्टी तेल के लिए लोग झगड़ा होता था कि भाई हमारे हाट में होकर बेचे। लोग कहा करते थे कि साहब डीलर नहीं दे रहा है, ब्लैकमेल हो रहा है, ब्लैक कर ले रहे हैं लोग, बांग्लादेश लोग भेज दे रहे हैं। लेकिन आप इन 23 वर्षों के अंदर में, उसी में चूंकि मोदी जी की भी सरकार रही है, अटल जी की भी सरकार रही है, अब स्थिति क्या बनी, अब मिट्टी तेल कोई पूछता नहीं है, अब कोई बात भी नहीं करता है, चर्चा भी नहीं करता है हम लोगों से। आप कहता है कि नहीं साहब ट्रांसफार्मर जला हुआ है 15 दिन से 20 दिन से,
या एक सप्ताह से उसको थोड़ा सा ठीक करवा दीजिए। चलिए, तो कम से कम सुबह से जो चर्चा चल रही है, ज्यादातर लोगों का पलड़ा असंतुष्ट का भारी था, संतुष्ट कम थे। तो कम से कम एक बार राज्य के पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 मुद्दों पर संतुष्ट हैं, सड़क पुल वगैरह और बिजली की उपलब्धता। हाँ, मैंने जो कहा ना, आपने कहा कि देखिए, मैं लोगों से कहा करता हूँ विकास मतलब उसकी लंबी परिभाषा होती है, हम उस ओर नहीं जाना चाहते, लेकिन हम कहते हैं विकास के लिए क्या क्या होना चाहिए। जी जी जी। तो विकास के लिए पहली शर्तें हैं, तो मैं कहता हूँ कि भाई सड़कें होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए। लेकिन यहाँ काफी प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, झारखंड के हैं। आप लोगों को याद होगी, जो अभी हम किसी और संदर्भ में बात कर रहे थे, कि ये इनकी, चाहे बाबूलाल जी के समर्थक हो या आलोचक, एक बात को मानेंगे कि आपका जो पहला कालखंड था, हालांकि 5 साल नहीं पूरा हुआ जदयू के अड़ने के चलते, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इसलिए आज भी लोग याद रखें कि सड़कें इनके मुख्यमंत्री काल में बिल्कुल दुरुस्त लाइन पर आई थी। तो ये आपकी उपलब्धता है, ये सब मानते हैं। और आपके पथ निर्माण मंत्री अभी थोड़ी देर पहले गए, उस समय के सुदेश महतो भी थे, तो आप लोगों की वो लोग याद रखते हैं। लेकिन अब अगर ताजा आज पहुंच जाएं, हेमंत सोरेन जी ने 4 साल पूरे कर लिए हैं, तो उसी प्रकार से खुश हैं सब, टनाटन सब ठीक चल रहा है हेमंत सोरेन जी की सरकार का? देखिए, 4 साल तो मैं कहूंगा कि बड़ा निराशा का काल रहा। एक तो क्या है, कानून व्यवस्था, बिल्कुल मैं लोगों से स्पष्ट कहता हूं, मैं खुद जब मुख्यमंत्री भी, तब भी मैं इस बात को कहता था, मैं कहता हूं सरकार से जनता की पहली जो उम्मीदें होती है वो कानून व्यवस्था ठीक हो, ताकि आम लोग सुरक्षित जीवन जी सके। आज साहब हम समझते हैं कि धनबाद से आपका अधिक लगाव होगा, धनबाद चले जाइए, हर लोग परेशान है, छोटे छोटे व्यवसायी, दुकानदार, कोई जेल से थ्रेटनिंग कर रहा है, कोई बोलता है दुबई से थ्रेटनिंग कर रहा है। हम बोलते हैं साहब, पुलिस के पास, सरकार के पास इतनी पावर है, 4 लोगों को बढ़िया से मरम्मत कर ले तो 5वां तो किसी अपराधी का टेलीफोन भी उठाने का हिम्मत नहीं करेगा। तो कानून व्यवस्था के मामले में बिल्कुल सरकार फिसली है, मैं ये कह सकता हूं, सब जगह मैं बोलता हूं, कोई आपके सामने बोल रहा ऐसा नहीं है। अच्छा, नहीं तो कम से कम एक बात मानेंगे। और दूसरा मैं कहता हूं कि भाई जो करप्शन है, करप्शन वो नीचे लेवल पर, भाई जिस प्रकार से आज कोई भी ब्लॉक जाइए, अंचल जाइए, थाना जाइए, कोई साहब सुनने वाला नहीं है, पब्लिक परेशान है। डेवलपमेंट का बात तो तीसरा पोजीशन पर आता है। मैं मानता हूं कि सरकार अगर इन 2 चीजों को ठीक कर ले तो मैं समझता हूं कि जनता के आधे लोग खुश हो जाएंगे कि चलो भैया, कम से कम ये परेशानी। जी, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार का आरोप आप लगा रहे हैं, हेमंत सरकार नहीं लगा नहीं रहे हैं, सब जगह है वही जो लोग मुझे बताते, मैं उसी बात को आपके सामने बोल रहा हूं। बहुत बढ़िया। तो एक बात हमारे सामने और बता देंगे सर, मुझे जो लग रहा है, झारखंड में तो लोग अभी 4 साल क्या मतलब काफी अमीर हैं, धनवान हैं, एक एक इंसान के यहाँ 100, 200, 300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। क्यों भाई, 400 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो बहुत रिच देश है, राज्य है आपका। तो नहीं, झारखंड में कुछ लोग अमीर है जो अभी देखने की अभी कम पता लगा 300 करोड़ मिला, पता लगा 400 करोड़ मिला, पता लगा 500, 1000, तो मतलब सबको ठीक चल रहा लग रहा है। नहीं, अगर वो पैसा सबके यहाँ निकल जाता तो अच्छी बात थी, लेकिन वो कहीं जगह वो मैं आपसे टिप्पणी चाह रहा हूं कि वो उस बारे में क्या कहना है जो ताजा दिख रहा है आपके सामने। देखिए, आप तो उनको बताने चाहिए ना वो पैसा किन किन लोगों का है, उन्होंने कब से कब तक में इतना पैसा इकट्ठा किया है, तो बताना तो उनको है। हम लोग तो बार बार पूछते हैं, लेकिन कहीं से कोई बातें नहीं आ रही है, पता नहीं चल रहा है। नहीं, लेकिन कहीं तो आखिर इतना पैसा वो कहां से इकट्ठा हुआ, कैसे इकट्ठा हुआ? वो कह रहे हैं कि मेरे तो दादा परदादा इस समय क्या बिजनेस था हमारा, तो दादा परदादा क्या, हर कोई जानता है कितना पैसा कोई रख सकता है, ये पता है ना सबको। आप सब लोग तो इतना तो जानकार हैं कि क्या रूल रेगुलेशन है गवर्नमेंट की, क्या नियम है आरबीआई की, लेकिन कितना पैसा आप रख सकते हैं घर में, नगद कितना रख सकते हैं, कितना लेकर के आप कैरी कर सकते हैं पैसा, ये सब चीज बना हुआ है। लेकिन ये तो कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद हैं, आप इसके लिए हेमंत सोरेन की आप आलोचना कर रहे हैं, उनको कटघरे में आप खड़े कर रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैंने कहा कि देखो, यहाँ तो पहली दफा नहीं मिला है, पहले भी पैसा मिला है, और पहले पैसा मिला, ईडी वालों ने जांच की, पकड़े, और उसके बाद कई एक फाइल जो मुख्यमंत्री यहाँ लोगों ने भेजा कि भाई इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, मेरे जानकारी में आज तक कोई एफआईआर नहीं हुआ, तो आप क्या कहेंगे उसको? ये साफ है भाई, वो तो हर कोई जान रहा है, पूरे
देश की जनता इसको जान रही है, अखबारों में भी छपते रहता है सब कुछ। तो वो 300-400 करोड़ रुपए किसके हैं बाबूलाल मरांडी को क्या लगता है? अब जांच होगी तब पता चलेगा, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं किसी एक का तो नहीं होगा जी। अब किसी एक आदमी का तो नहीं होगा, एक लोगों का हो सकता है पैसा लेकिन वो तो जब उनसे पूछताछ होगी तभी पता चलेगा। उसी में से जैसा हमने देखा कि आज ही अखबार में मैंने पढ़ा किसी एक पैकेट में कोई इंस्पेक्टर तिवारी का नाम लिखा हुआ था, उसमें 5 लाख का पैकेट था, इंस्पेक्टर तिवारी। अब वो इंस्पेक्टर तिवारी भी खोजा जाएगा, वो उड़ीसा में है कि झारखंड में है, इंस्पेक्टर तिवारी होंगे तो पता चलेगा क्या उनको देने वाले थे या उनसे लेकर के रखा गया था। तो फिर अब 24 में लोकसभा चुनाव और उसके बाद 25 में नहीं तो 24 के दिसंबर में आपके झारखंड के राज्य का चुनाव होगा। कितने आशान्वित हैं आप बीजेपी को लेकर के? बीजेपी के आप अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं। देखिए, झारखंड में तो पहले भी 14 में से 12 लोकसभा सीटें एनडीए गठबंधन के पास है, 2 सीटें हमारे पास नहीं था। तो मैं कह सकता हूं कि अगले 2024 के चुनाव में 14 के 14 लोकसभा सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाएगी और विधानसभा का चुनाव होगा तो आराम से यहां पर सरकार बना लेंगे। लेकिन देखिए, बीजेपी ने काफी, अभी बात चल रही थी मैनेजमेंट अच्छा है, बूथ टू बूथ जो कमाल कर दिखाया है बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। लेकिन कांग्रेस या फिर कांग्रेस का तो इतिहास और बड़ा रहा है, हालांकि अभी उसकी स्थिति अच्छी नहीं है बीजेपी की तुलना में। लेकिन एक बात जो आप लोगों ने राजनीतिक मिथक को तोड़ा है, पहले अक्सर होता था कि राजस्थान में हमेशा एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। अब लगातार गुजरात में कांग्रेस बीजेपी होते होते अब गुजरात में लगातार 6-7 बार सरकार है। मध्य प्रदेश में उस मिथक को आपने तोड़ा कि लगातार दूसरी बार बल्कि चौथी बार बीजेपी लौट रही है। अभी तक छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री घोषित हो चुका है, लेकिन हो चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी बाकी हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूं, अगर आप लोग यानी बीजेपी ऐसी कुछ रणनीति बना सकती है, मैनेजमेंट बना सकती है कि आप मध्य प्रदेश में सरकार रिपीट हो जाए बीजेपी की, गुजरात में लगातार रिपीट होती रहे गुजरे, तो फिर हेमंत सोरेन और कांग्रेस ये कुछ रणनीति नहीं बना सकते झारखंड में कि यहां उनकी भी सरकार रिपीट हो जाए? देखिए, आप तो देश में भी आप बीजेपी की तरफ आप जा रहा है धीरे धीरे। अगर आप देखें लोकसभा चुनाव में तो केंद्र में भी हैट्रिक मारेगी बीजेपी, और आने वाले कल मैंने कहा कि झारखंड में भी बीजेपी हैट्रिक मारेगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो मत नहीं है। नहीं, दावा तो पार्टियां करती हैं, लेकिन जैसे आप कर रहे हैं तो बीजेपी के भी प्रभारी, ये कांग्रेस के भी प्रभारी आए हुए थे, अविनाश पांडे जी उनके अध्यक्ष भी थे, तो उन लोगों का भी वही दावा है। तो इसलिए मैं आपकी ही किताब से एक पन्ना निकाल रहा हूं कि अगर एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ बीजेपी लड़ सकती है और जीत सकती है, तो एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ हेमंत सोरेन और कांग्रेस क्यों नहीं जीत सकते? नहीं, झारखंड में क्यों नहीं जीत सकता है? बिल्कुल साफ है भाई, उनके चेहरा को लोगों ने अच्छी तरह से देखा। 2-3 दिन से तो लोग देख रहे हैं, अभी तक भी नोट गिनते गिनते बेचारा मशीन भी थक रहा है। तो जो लोग ये बात करते हैं कि नहीं नहीं साहब इस सरकार को हमें हटाना है, बाकी करना है, अब वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब उसका नोट का ढेर आप देख लीजिए किन के यहाँ से मिल रहा है। अच्छा, तो आप तो जनता समझ गई है कि भाई ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए और परिवार के लिए राजनीति कर रहे थे। अब जनता को जब ये समझ में आती जा रही है परिवार और पैसे के लिए राजनीति करने वालों के अब दिन लदते जा रहे हैं, तो क्या हम माने कि जो फिर वही अंग्रेजी कहावत है, इट्स अ केक वॉक एब्सोल्युटली बेड ऑफ रोजेस, तो मतलब बीजेपी के लिए अब कोई चुनौतियां हैं ही नहीं, आराम से जीत गए, या कुछ चुनौतियां हैं अभी भी लोकसभा के लिए और राज्यसभा, ये झारखंड के विधानसभा के लिए कुछ चुनौतियां अगर आप गिनाना चाहें जो बीजेपी उसको पार पाए? नहीं, चुनौती तो रहेगी। क्या क्या? देखिए, चुनौती तो लोगों ने कई बार पेश करने की कोशिश किया सामने, जाति कार्ड खेलने की लोगों ने खूब कोशिश करते हैं। नहीं, वो आप बार बार उधर चले जा रहे हैं। क्या कहते हैं, उन्माद भी फैलाने की खूब ये लोग कोशिश करते हैं। लेकिन अब चूंकि देश की एक बड़ी आबादी को ये समझ में आ चुकी है, जनता को, कि भाई अब ये लोग क्या राजनीति कर रहे हैं, क्यों राजनीति कर रहे हैं। अच्छा बाबूलाल जी, ये अपोजिशन के बारे में अब देश की जनता अब धीरे धीरे वाकिफ हो रहे हैं।
बाबूलाल जी, आप ये बात उनके बारे में कह रहे हैं, मतलब जेएमएम कांग्रेस के बारे में। चुनौतियां बीजेपी के लिए पूछा हूं, आपके आंतरिक भी समस्याएं हैं, अगर आप कहें तो मैं बोल सकता हूं। रघुवर दास जी को गवर्नर बना के भेजना पड़ा उड़ीसा, तो आंतरिक कलह भी तो एक चुनौती है ना बीजेपी की अभी, कि नहीं? नहीं, आंतरिक क्या चुनौती रहेगी भाई, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक है, पार्टी चलते रहता है। आपने देखा होगा अभी छत्तीसगढ़ का निर्णय हुआ। देखिए बाबूलाल जी, अब तो आंतरिक किसी ने अगर तो आप कोई नहीं देखा नहीं मानेंगे, था। इससे बड़ी तो क्या बात हो सकती है? हमारे यहाँ कोई सब नहीं है, हमारे यहाँ तो इंटरनल ये होता है एक दौड़े। तो इसलिए हमने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, इंटरनल कोई चुनौती नहीं है। ऐसे मत बोलिए सर, आपका सिटिंग मुख्यमंत्री आपके हार जाएं आपके रिबेल से, तो ये समस्या तो है ना सर, कुछ तो मानिए। हमने कहा है कभी कभी हारना भी होता है। सिटिंग तो यहाँ वही मैं कह रहा पहले भी सिटिंग मुख्यमंत्री हारे हुए हैं, ऐसा कोई पहली दफा झारखंड में हो रहा है ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन आपके अपने से बीजेपी के हाँ ही ठीक है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि हम नहीं हारे, ऐसा नहीं कह रहे, हमने कहा कि हारे हैं, लेकिन हारे हैं तो उसको हमने इन 4 वर्षों में हम उसको दुरुस्त कर रहे हैं। ठीक है, तो और आने वाला कल और उसको इसीलिए मैं चुनौतियों की बात कर रहा था। अब ये जो कॉन्क्लेव चल रहा है सुबह से, ये दृष्टि ये है कि 23 साल में क्या हुआ, आगे क्या होगा। तो अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपने कहा कि कुछ मुद्दों पर संतुष्ट आप हैं, लेकिन अभी 2023 से लेकर अगले 10 साल तक के लिए या 20 साल के लिए आप झारखंड को कहां देखते हैं या किस रूप में देखते हैं? देखिए, झारखंड का भविष्य तो उज्जवल है, मैं इतना कह सकता हूं। और जो इन 4 वर्षों में जो पीछे हुआ है, तो समय आने पर उसको हम लोग आगे ले जाएंगे ऐसा। इसलिए हमने कहा कि बिल्कुल झारखंड की उज्जवल भविष्य एकदम उज्जवल है। बहुत बढ़िया। तो आज के इस न्यूज 11 भारत के कॉन्क्लेव में विश्वास और आशा से भरे नजर आ रहे हैं पहले मुख्यमंत्री बीजेपी के, और लोगों का कहना है कि अगले मुख्यमंत्री अगर बीजेपी जीती है तो आज आप आए इस कॉन्क्लेव में 14th बर्थडे के ऊपर, वर्षगांठ के ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। राजेश जी को अगर आप देखेंगे, बहुत मीठा परत के साथ वो अपना क्वेश्चन रखते हैं, और उसी मीठे परत को डबल ट्रिपल करके हमें बाबूलाल जी से जवाब मिला। क्या अमेजिंग 1 to 1! कम ऑन एवरीवन, पुट योर हैंड्स टुगेदर। और हमारे साथ है हमारे ऑनरेबल फर्स्ट चीफ मिनिस्टर झारखंड एंड स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी। सर, कैन आई टेक अ पिक्चर विथ यू? सारे पिक्चर राजेश जी लेके गए। अब मैं ये भी नहीं बोल सकती कि मैं जेलस हूं, लेकिन मेरा भी एक बनता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।